हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। तो अभी हमारा गैसियस स्टेट के बाद का ये चैप्टर है। गैसियस स्टेट चैप्टर में हमने एक पोर्शन अभी छोड़ के रखा है, दैट इज़ लिक्विड स्टेट। तो वो वाला पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर का शुरू करने जा रहे हैं वो है थर्मोडायनामिक्स। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, कई बार इसको मिला के पढ़ाया जाता है, वो है थर्मो केमिस्ट्री। तो पहले हम लोग थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट देखेंगे, फिर थर्मो केमिस्ट्री देखेंगे। ओके, थर्मोडायनामिक्स आपने ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर पढ़ के रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो आपका ये बनता है कि आपको फिजिक्स वाला पार्ट को भी साथ साथ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके दोबारा से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको भी साथ साथ में प्रॉब्लम को, क्योंकि सारा लगभग सारा चीज़ सेम रहेगा, बशर्ते यहाँ पे केमिस्ट्री में थोड़ा उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले बात आता है कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या है थर्मोडायनामिक्स। तो ऑब्वियसली ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसी भी मैटर के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है और किसकी बात करता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या है ये, क्या करता है, डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ मैटर। और दूसरा चीज क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के एक रूप से दूसरे रूप में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और इसका जो स्केल होता है, थर्मोडायनामिक्स का जो स्केल होता है वो स्केल एक्चुअली दो तरह का होता है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, SCOPIC, दूसरा होता है माक्रोस्कोपिक। तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में माइक्रो लेवल पे बातें नहीं करते हैं। माइक्रो क्या होता है, छोटा स्केल, यानी मोलेक्यूल, एटम, इसका बात नहीं करेंगे हम, इस लेवल पे नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इस लेवल पे नहीं जाते हम लोग, ब्रॉड लेवल पे, बड़ा माक्रोस्कोपिक, इस पे बात करते हैं। ठीक है, माक्रोस्कोपिक। और इसी को माइक्रोस्कोपिक पे क्या होता है, बल्क मतलब बहुत सारा एक साथ। तो बल्क प्रॉपर्टीज का डील इसमें करते हैं। ओके, अब देखिए अभी क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स जो सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, थर्मोडायनामिक क्या करता है, सिस्टम को जो डिस्क्राइब करेगा वो किसके टर्म्स में करेगा, बल्क प्रॉपर्टीज के टर्म्स में। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आपने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये डिफाइन कर दिया तो वो सिस्टम को क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। और ये जो वेरिएबल होता है इसको हम लोग आसानी से मेजरमेंट कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या नहीं होगा, आपको हमने बोला माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं करेगा। तो अगर हम लोग थर्मोडायनामिक डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का हम लोग थर्मोडायनामिक डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं ऑफ मैटर, तो डज नॉट मेक रेफरेंस टू इट्स स्ट्रक्चर, यानी मैटर का स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। एंड बिहेवियर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हम लोग इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम लोग जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये क्या है, सबसे पहली बात
थर्मोडायनामिक्स का जो लॉ, जो भी लॉ हैं, जितने भी हैं, वो सब क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। क्या है ये? एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसके अगेंस्ट किसी ने आज तक फाइंड ही नहीं किया कि ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जैसे हमने बोला अभी दिन है और दुनिया में किसी एक आदमी को दिख गया कि ये रात है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिन के अगेंस्ट हो गया, जो हमने माना था उसके अगेंस्ट हो गया, हमारे ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी ने आज तक फाइंड ही नहीं किया इसके अगेंस्ट, तो हम इसको परम सत्य मान लेते हैं, समझे। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है जिसका नो कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके अपोजिट नो कॉन्ट्रेरी फाउंड या ऑब्जर्व, आज तक कभी मिला ही नहीं इसके अगेंस्ट कोई भी, तो इसी को हमने क्या बोल दिया फिर, थर्मोडायनामिक लॉ, ठीक है। तो इसको क्या होता है, ये जो भी लॉ है उसको हम देखते हैं जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें भी सही पाया जाता है। तो अब हम बोलते हैं कि चलिए फिर ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम अप्लाई किधर करेंगे। तो सबसे पहले हमको थर्मोडायनामिक्स क्या देता है, देता है हमको रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड measurable properties of matter। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर किसको बोलता है भाई? आगे ये क्या प्रेडिक्ट करता है? इट प्रेडिक्ट्स डायरेक्शन ऑफ नेचुरल चेंज। जैसे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाएगा, हमेशा जाएगा कि कभी कभी जाएगा? हमेशा जाएगा। ये और भी क्या बताता है, जैसे कौन से ऐसे कंडीशन हम कर दें कि आयरन रस्ट हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा हीट दे दें, थोड़ा सा नमी दे दें, तो आयरन में रस्टिंग आ जाता है। तीसरा बात ये क्या बोलता है हमको थर्मोडायनामिक्स, इट प्रेडिक्ट्स अप टू व्हाट एक्सटेंट a chemical reaction can happen। केमिकल यानी कब तक केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन कैन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे हमको अगर कितना अमोनिया चाहिए, कितना अमोनिया हमको मिलेगा अगर हम N2 और H2 का कुछ गिवन क्वांटिटी देंगे। और जैसे हम N2 लिए, H2 लिए, इससे अमोनिया बनाना है, तो आपको पता है ये हमको थर्मोडायनामिक्स पता चलता है कि कितना अमोनिया बनेगा, कितने N2 और कितने H2 से। चौथा क्या बात है भाई? चौथा जो बात है हमको ये देता है, इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग व्हाई डिफरेंट फेज ऑफ मैटर एग्जिस्ट। ये रिलेशनशिप देता है हमको किसके बिटवीन, वेरियस मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बीच में। और मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम जो होता है थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स भी उसको बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, ये हमको हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई डिफरेंट फेजेज ऑफ मैटर, मैटर का फेज क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है उसको समझने में हमको ये मदद करता है, ठीक है। अब आपको हमने पहले ही बता दिया कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डील विथ कौन सा प्रॉपर्टी, डील विथ माइक्रोस्कोपिक, ये दूसरा इसका नाम क्या था, बल्क प्रॉपर्टी। बल्क का मतलब क्या हो, बहुत से चीज़ों को एक साथ मिला के उसका जो क्या से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी,
किसका, सिस्टम का, पूरा सिस्टम का हम लोग स्टडी करेंगे। ये किसको बारे में कंसर्न नहीं रहेगा, माइक्रोस्कोपिक के बारे में कंसर्न, ये छोटे से लेवल पे ये कंसर्न नहीं रखता है। कितना टेम्परेचर, ये पूरे का डिफाइन होता है, एक का नहीं डिफाइन होता। अब इतना अच्छा बात कर लिए तो कुछ तो इनका रहेगा औकात, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन, औकात में रहने का। पहला क्या है, हमको क्या नहीं बताता है, हमको थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा या नहीं होगा, ये बताता है, लेकिन क्या नहीं बताता है। इट डज नॉट टेल अस anything about the rate of reaction, कि किस स्पीड से होगा, ये बताता होगा कि नहीं होगा, किस स्पीड से होगा ये नहीं बताता। वो हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। दूसरा हमको क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट the initial and final properties of the system। ये हमको इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टी जो होता है सिस्टम का वो बताता है, बट does not tell us anything about the पाथ और मैकेनिज्म, यानी किस रास्ते गया उसके बारे में ये हमको नहीं बताते हैं। फॉलोड बाय द सिस्टम, यानी पाथ या मैकेनिज्म जो सिस्टम ने फॉलो किया है उसके बारे में ये हमको नहीं बताता है। अब हम लोग कुछ डिफिनीशन देखेंगे। ऑब्वियसली नया चैप्टर है तो नए नए लोगों से पहचान बनाना पड़ेगा, नए नए डिफिनीशन लेके आने पड़ेंगे। तो जो हमारा बेसिक डिफिनीशंस है वो पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक डिफिनीशंस। तो क्या है, सबसे पहले हमारा सिस्टम, किसको बोलेंगे सिस्टम, ये होता है पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि हम लोग सब ये पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसके पार्ट हैं। लेकिन अब पूरे ब्रह्मांड का स्टडी तो कर नहीं रहे, जिसका स्टडी कर रहे हैं वो पार्ट, यानी पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी हम लोग जिसका स्टडी इन्वेस्टिगेशन, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंडर है उसको बोलेंगे इज कॉल्ड सिस्टम। जैसे हम रूम में टेम्परेचर देख रहे हैं तो रूम हो गया सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग हो गया। दूसरा क्या होता है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होगा, जो इसको घेर के सिस्टम के चारों तरफ का सराउंडिंग क्या होगा, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, यानी जो सिस्टम का पार्ट नहीं है वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब ये जो सिस्टम होता है हमारा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बना देगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला दिए तो क्या बन गया, यूनिवर्स बन गया। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बन गया, यूनिवर्स। अब हमारे सिस्टम को जो सराउंडिंग से सेपरेट करता है उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री। यानी बाउंड्री क्या होगा, इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे वो क्या हो गया, बाउंड्री। इसमें ध्यान देने की बात है, बाउंड्री रियल भी हो सकता है, बाउंड्री हो सकता है हम इमेजिन करके बैठे हैं, इमेजिनरी हो सकता है, रिजिड बाउंड्री हो सकता है,
फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी हो सकता है। चारों केस पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम क्या बोला, ये है हमारा सिस्टम, ये है सराउंडिंग, बाहर का चीज़, और ये जो घेरा है वो क्या है, बाउंड्री। सिस्टम जिसको हम बाउंड्री के अंदर रख के देख रहे हैं, रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हो सकता है, रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग सिस्टम कैसा कैसा हो सकता है। तो ध्यान देते रहिए, ये सब आसान आसान चीज़ें। सिस्टम ना टाइप ऑफ सिस्टम, ओके, टाइप ऑफ सिस्टम तो क्या है, एक होता है सबसे पहले क्लोज्ड, दूसरा होता है ओपन, तीसरा होता है आइसोलेटेड। अब कोई भी सिस्टम है, उससे इंटरेक्शन किस किस रूप में हो सकता है, मास और एनर्जी के रूप में। तो क्या होता है सबसे पहले क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम ये है कि एनर्जी को इंटरेक्शन होने देगा, मास का इंटरेक्शन नहीं होने देगा, किससे, सराउंडिंग से। यानी ये अगर सिस्टम है हमारा, तो इससे एनर्जी आदान प्रदान होगा क्या, एनर्जी होगा क्या, आंसर है यस। मास का आदान प्रदान अंदर बाहर होगा क्या, आंसर है नो। ओपन सिस्टम में क्या है, नाम से ही पता चलता है खुला खुला, तो एनर्जी का इंटरेक्शन होगा क्या, यस। मास का होगा क्या, यस। यानी अगर ये हमारा सिस्टम है तो इससे एनर्जी भी अंदर बाहर जा सकता है और मास भी अंदर बाहर जा सकता है। आइसोलेटेड में दोनों को ही ये रोक देगा, एनर्जी भी नहीं जा सकता और मास भी नहीं जा सकता भैया, ये नहीं हो सकता इधर, तो दोनों नहीं होने देंगे, कोई बात नहीं। यानी ये एनर्जी भी नहीं और मास का भी इंटरेक्शन नहीं होगा, जैसे बताइए। ठीक है, ये तो 3 हो गया। अब एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या करते हैं, चलिए इसमें आप थोड़ा हमको इसका कुछ तो एग्जाम्पल बताइए। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि एक चाय का कप है, ओके, ये चाय का कप है, इसमें चाय भरा हुआ है, ऊपर से खाली है, तो इससे भाप बन के मास बाहर जा सकता है कि नहीं, यस। और इसका हीट यहाँ पे छुएंगे हाथ को तो हाथ गर्म कर देगा, हवा है तो हवा को, तो हीट का भी इंटरेक्शन है। तो कौन सा सिस्टम हो गया, टी इन ओपन कप, किसका इंटरेक्शन हो गया, इसका। अगर ढक्कन लगा दिए तो ढक्कन लगा दिए तो क्या होगा, मास बाहर नहीं जाएगा, तो खाली कौन सा का हीट एनर्जी जो है, एनर्जी जो हीट के रूप में है, ये कैप लगा दिए हैं, तो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा करें कि इसको इंसुलेटेड कर दें, थर्मस में रख दें, ठीक है, थर्मस में रख दिया, अब ना तो हीट बाहर जा रहा है, ना ढक्कन बंद है तो न तो मास बाहर जा रहा है, इधर हीट नॉर मास, तो ये कौन सा हो जाएगा, आइसोलेटेड। अब सिस्टम का एक और क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। यानी सिस्टम में ही एक और तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला है होमोजीनियस सिस्टम, नाम से पता चल रहा है, सिंगल फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। जैसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका,
प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, इसमें एक ही मिलेगा, ठीक है। या मिक्सचर ऑफ गैस जो कि यूनिफॉर्म है, मिक्सचर ऑफ गैस। एयर को भी हम लोग होमोजीनियस मानते हैं क्योंकि हर जगह इसका कंसंट्रेशन सेम पाया जाता है, तो इसको भी होमोजीनियस बोले जाते हैं। ओके, दूसरा क्या है, हेटेरोजीनियस। नाम से अलग, हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग। हेटेरोजीनियस सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फेज। इसमें ना अलग अलग फेज मिलेगा। सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फेजेज, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टू इमिसिबल लिक्विड, यानी ऐसे दो लिक्विड जो घुलनशील नहीं है एक दूसरे में, जैसे ऑयल और वाटर एक दूसरे के ऊपर तैरता रहेगा, तो क्या होगा, ये हेटेरोजीनियस। अब जो हम लोग वॉल पढ़े हैं, बाउंड्री जो पढ़े थे ना, बाउंड्री, तो मान लीजिए वॉल कितने टाइप का हो सकते हैं। तो वॉल होता क्या है, वॉल हमेशा रियल होगा, तो ए रियल बाउंड्री इज कॉल्ड वॉल। ये क्या होता है, रिजिड होता है, नॉन रिजिड भी हो सकता है, एडियाबेटिक हो सकता है, डायाथर्मिक हो सकता है। तो वॉल कैसा कैसा हो सकता है, रिजिड। रिजिड किसको बोलेंगे, जो मूव ना करे, जो टूटे नहीं। दूसरा नॉन रिजिड बोल सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, एडियाबेटिक हो सकता है, जो हीट का आदान प्रदान ना करे, डियाबेटिक वॉल। और चौथा हो सकता है डायाथर्मिक वॉल, ये हीट का आदान प्रदान करता है। तो इसमें लिखिए हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज, तो हो गया डियाबेटिक, यानी क्यू का मान आ जाएगा 0। इसमें क्या होगा भाई, हीट कैन बी एक्सचेंज्ड, यानी क्यू का मान क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा क्यू का मान। नॉन रिजिड में क्या होगा, वॉल इज मूवेबल, जो मूव हो सके एक जगह से दूसरे जगह, तो पीवी का कुछ न कुछ वर्क डन आएगा। यानी नॉन जीरो का क्या मतलब है, पीवी का वर्क 0 नहीं होगा। लेकिन अगर रिजिड बाउंड्री है, रिजिड वॉल है, तो वॉल क्या है, द वॉल इज इमूवेबल, यानी मूव नहीं करा सकते इसका, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा, पीवी वाला वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। ऐसे ही बहुत सारा डिफिनीशन देखेंगे अभी, तो अपना चैप्टर समझ में आएगा। फेज, फेज किसको बोलते हैं, चलिए। फेज का जो डिफिनीशन होता है, होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए सिस्टम which is bounded by a surface and can be separated out mathematically from other parts of the system। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, सबसे पहले तो होमोजीनियस है, फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब आप इसको फिजिकली अलग अलग है, सेम नहीं है। अगर वाटर और वेपर तो फिजिकली अलग होते हैं, वाटर और आइस फिजिकली अलग अलग होते हैं। ये क्या होगा, फिजिकली डिस्टिंक्ट, बाउंडेड बाय ए सरफेस एंड कैन बी separated out mathematically from other parts of the system।
ठीक है। अब हम किसी भी सिस्टम, ये तो फेज हो गया कि दूसरे पार्ट ऑफ द सिस्टम से हम इसको मैथमेटिकली सेपरेट देख सकें। अब क्या है, स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है? स्टेट ऑफ द सिस्टम ये होता है वैल्यूज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स जो कि सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग द सिस्टम। जैसे अगर कोई सिंपल प्योर सब्सटेंस है तो अगर इसका हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल ये डिफाइन कर देते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ऐसे स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो हमको मेजरेबल क्वांटिटीज, स्टेट वेरिएबल किसको बोलेंगे? देखिए, टू डिफाइन ए सिस्टम कंप्लीटली, यानी किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, कंप्लीटली we need to, okay, we have to specify, we need to specify or we have to specify the values of certain measurable quantities, यानी ऐसे कुछ क्वांटिटीज़ जिनको हम मीजर कर सकते हैं उसका वैल्यू हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो इन्हीं वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल या थर्मोडायनामिक वेरिएबल। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट स्टार करके लिखिए। A system can be completely defined by 4 variables, यानी किसी भी सिस्टम को ये जो 4 वेरिएबल हमने नाम ऑलरेडी बता दिया है, कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन, या क्या बोला इसका? कंपोजिशन, यानी चाहे मोल कितना है वो बता दें तो क्या हो जाएगा, इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनका ये जो वेरिएबल है इनका एक सर्टेन वैल्यू है, डिफिनिट वैल्यू है, तो हम क्या बोलेंगे? डिफिनिट एक स्टेट है सिस्टम का। ठीक है, अगर ए सिस्टम इज सेड टू बी इन सर्टेन डिफिनिट स्टेट, जब इसका प्रॉपर्टी का एक डिफिनिट वैल्यू है, तो अगर 2 स्टेट है अलग अलग, ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे गए, तो पॉइंट 1 पे था P1 V1 T1 N1, यहाँ पे था P2 V2 T2 N2, ऐसे करके 2 स्टेट था, पॉइंट 1 से 2 पे गए, तो क्या होता है बिटवीन जो ये 2 फिक्स स्टेट है 1 और 2, बिटवीन 2 फिक्स्ड स्टेट्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इज सेम। पॉइंट 1 से 2 में जाएगा तो जो चेंज इन स्टेट, अब यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री सी था, यहाँ पे 120 डिग्री सी है, तो अगर इस रास्ते जाए, इस रास्ते जाए, किसी रास्ते से जाएगा, चेंज इन ये जो स्टेट वेरिएबल है जो यहाँ पे टेम्परेचर वो कितना आएगा? 20 ही आएगा।
क्या बोल रहे हैं, बिटवीन टू फिक्स स्टेट्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इज सेम irrespective of the path। ठीक है, ये किस पाथ से गया वो। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कि डिफरेंशियल ऑफ ए स्टेट फंक्शन इंटीग्रेटेड, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं एक साइकिल के ऊपर, इंटीग्रेटेड ओवर ए, जहाँ मतलब जहाँ से चला था वहीं पे आ गया साइक्लिक पाथ, तो इससे क्या हमको मिलेगा, रिटर्न्स 0। तो हमको कितना डिफरेंस मिलेगा, जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए तो डिफरेंस कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका क्या मतलब है, इसका दूसरा वर्ड क्या है कि सम ऑफ चेंज इन स्टेट फंक्शन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो हम स्टेट फंक्शन जो था पीवीटी उसका चेंज का अगर जोड़ते जाएंगे तो कितना मिलेगा, टोटल समेशन 0। क्या मतलब है, इंटीग्रेशन ओवर ए साइकिल को ऐसा लिखाते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x क्या है, x क्या है, स्टेट फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शन। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, टी, पी, भी, इंटरनल एनर्जी यू, इंथैल्पी एच, इन सबको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, ओके। चलिए, तो हमको बताइए कि एक क्वेश्चन बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, हीट, इंथैल्पी। तो इंटरनल एनर्जी मैंने बोला है, वॉल्यूम मैंने बोला है, स्टेट फंक्शन है। हीट है क्या, नहीं है, तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा, जो स्टेट फंक्शन नहीं है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। इंथैल्पी है क्या, तो इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन नो हीट एनर्जी इज अलाउड टू इंटर और लीव द सिस्टम इट इज़ कॉल्ड। बोलता है जब कोई भी हीट एनर्जी ना तो इंटर करने दिया जाता है ना लीव करने दिया जाता है, हीट एनर्जी यानी Q का मान 0 है, तो इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, एडियाबेटिक, इरिवर्सिबल। क्या होगा इसका आंसर, एडियाबेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी हीट एनर्जी Q का मान 0 कब होता था, जब एडियाबेटिक होता था। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़, एक्चुअली बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, बट पहला जो पढ़ेंगे वो है पाथ फंक्शन और दूसरा पढ़ेंगे पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, स्टेट फंक्शन, जो पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, सीधा सीधा किस 1 से 2 पे जा रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। तो पाथ फंक्शन का दूसरा नाम होता है पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे करेगा, ये पाथ डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है, ये अगर 1 से 2 पे जा रहे हो, इससे जाओगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, इधर से जाओगे कुछ और आएगा, इससे जाओगे कुछ और वैल्यू आएगा। इसमें क्या होगा, तीनों में कैसे भी जाओ, ये केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। कौन, स्टेट। पाथ फंक्शन तो पाथ पे, रास्ता पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा ये, यानी देयर कैन बी, एक ही दो ही पॉइंट के बीच में पाथ फंक्शन का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है अलग अलग रास्ते से जाने पे। देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज़, यानी अलग अलग तरह का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन बिटवीन टू स्टेट्स, यानी दो स्टेट 1 से 2 पे जाने में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जैसे इसका एग्जांपल क्या देते हैं हम लोग, हमने अभी बताया था आपको, हीट, वर्क,
ये रास्ते पे डिपेंड करेगा कि किस रास्ते से गए, ठीक है। और हमने एक स्टेट फंक्शन पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था इसमें, पी वी टी यू एच, ये सब क्या था, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, यानी एक पॉइंट से दो पॉइंट पर किसी भी रास्ते से जाओ, टेम्परेचर में चेंज सेम आएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम आएगा। जो हम लोग अगला पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा पढ़ते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं कौन सा इसमें से एक्सटेंसिव है, कौन सा इंटेंसिव है। तो सिंपल, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मास पे डिपेंड करेगा, ये डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, याद रखिए एग्जाम्पल, मास है तो मास पे तो डिपेंड करेगा ही, मास के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद हीट कैपेसिटी जो हम लोग पढ़े थे, सी का मान कल, इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, एक जी होता है जिसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको जी से लिखते हैं वो भी एक्सटेंसिव है। एरिया भी अमाउंट पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे हम अमाउंट का चेंज लाएंगे, अमाउंट में चेंज लाएंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले एक रूम का वॉल्यूम इतना था, आधा रूम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक रूम का मास 100 किलो था तो आधा रूम का मास कितना होगा, 50 किलो। तो जैसे हमने अमाउंट चेंज किया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास था वो चेंज हो गया। तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि टोटल वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इनटू व्हिच द सिस्टम इज डिवाइडेड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम रूम को 4 भाग में डिवाइड कर दिए और चारों का वॉल्यूम अलग अलग से जोड़ दिए तो क्या बन गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो पूरा मास था या वॉल्यूम था वो उसके बराबर आ गया। तो बोल रहा है कि सिस्टम को अगर डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में तो उस सारे पार्ट को जोड़ के जो हमको प्रॉपर्टी मिलेगा वो पूरे के प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगा। अब इंटेंसिव क्या होता है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, अब थोड़ा सा गैस लें, ये पूरा ले लें, पूरा रूम का ले लें, टेम्परेचर अगर 100 केल्विन है तो 100 केल्विन ही रहेगा। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब क्या है ना, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना मास लिया तो इसका कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ। हाँ अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लीजिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम लीजिए, स्पेसिफिक कुछ भी लीजिए, तो जहाँ से ही स्पेसिफिक आएगा तो ये इंटेंसिव बन जाता है। इसके बाद ईएमएफ हमने देखा है, हमने फिर क्या देखा, केमिकल पोटेंशियल भी एक जो होता है वो केमिकल पोटेंशियल, ये भी हमारा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद क्या होता है, हमने आपको बोला जैसे हम स्पेसिफिक ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, इंटेंसिव बन जाता है। कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी by defining
it per unit of another extensive property। जैसे हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या था, मास क्या था एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या था एक्सटेंसिव, लेकिन अगर हम मास बट्टे वॉल्यूम कर दिए वो क्या आ गया था डेंसिटी, वो क्या था इंटेंसिव था। फिर क्या मतलब हुआ कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हमको इंटेंसिव में बदलना रहेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको पर यूनिट अदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफाइन करेंगे, यानी सिंपली दूसरे एक्सटेंसिव से डिवाइड कर देंगे। जैसे क्या होता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, वैसे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है मोल बट्टा वॉल्यूम। तो ये दोनों कैसा है, ये दोनों एक्सटेंसिव है लेकिन हमारा कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे थर्मोडायनामिक। तो जैसे हमने बताया था स्पेसिफिक जब भी हम बोलते हैं तो वो इंटेंसिव हो जाता है। अब हम देखेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक जो मेनली हमारा डील करता है वो किससे डील करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम से, यानी वो स्टेट वेरिएबल उस जगह पे क्या हो गया रहता है, यूनिफॉर्म हो गया रहता है थ्रू आउट द होल सिस्टम, तभी थर्मोडायनामिक उससे बात करता है। तो जब हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं तो इसका मतलब तीन चीज़ होता है, तीन अलग अलग टाइप का इक्विलिब्रियम। सबसे पहला कौन सा होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देयर इज नो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट within the system or of the system with respect to surrounding। इसका क्या मतलब हुआ कि ना तो सिस्टम के अंदर में कोई मूवमेंट होगा ना सिस्टम खुद मूव करेगा सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, दोनों ही तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, अगर कंपोजिशन, मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें वन से ज़्यादा सब्सटेंस है और उन सब का जितना कंपोजिशन था वो फिक्स हो गया, यानी H2 10 लीटर और O2 5 लीटर, तो ये फिक्स हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, डज नॉट वेरी विथ टाइम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि केमिकल कंपोजिशन जो है ऑफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मिलेगा आपको केमिकल कंपोजिशन। और दूसरा क्या है, नो नेट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन अभी क्या हो रहा है, प्लेस नहीं हो रहा है। नेट इफेक्ट की बात कर रहे हैं, एक हो रहा है तो दूसरे को कैंसिल कर रहा है तो वो खत्म हो गया, कोई बात नहीं। तीसरा है हमारा कौन सा, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर ऑफ इंटायर सिस्टम
इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ इंटायर सिस्टम थ्रू आउट, यानी पूरे में सिस्टम के अंदर में पूरे हर पॉइंट पे सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो गए तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, इसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। अभी हम लोग कुछ और चीज़ देखेंगे। आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो क्या होगा, ये वो इक्वेशन है जो किसको किसको रिलेट करेगा, रिलेट्स द वेरिएबल कौन कौन सा, टी पी वी एन एन टू ईच अदर। तो इक्वेशन जो हमारे टी पी वी और एन को ईच अदर से रिलेट करे उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्टेट को ऐसा भी दिखा देते हैं, फंक्शन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मोल इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई भी इक्वेशन। इसके बाद आपने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये क्या होता था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर क्या था हमारा गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़ा था गैसियस स्टेट में कि वैंडर वाल का इक्वेशन ऑफ स्टेट, और ये वो आइडियल के लिए दिया था, रियल के लिए दिया था, रियल गैसेस के लिए दिया था। क्या था वो, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या होता था, इसमें हमने देखा था कि वैन डर वाल का जो इक्वेशन है वो आइडियल गैस से एक पैरामीटर यानी ए और बी, जिसको वैन डर वाल कांस्टेंट बोलते हैं, उससे ही केवल अलग था। आपको पता होगा ए क्या था और बी क्या था, हमने पढ़ा है ये। चलिए अब इसमें क्या होता है, प्रोसेस। प्रोसेस किसको बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं एनीथिंग व्हिच चेंजेज स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे हम क्या होता है, जैसे अगर हमारा हीट या वर्क इंटरेक्शन हो तो ये क्या करता है, ये हमारे जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है उसको चेंज कर देता है। जैसे अगर हम बोले आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के उसका चेंज करेंगे। दूसरा क्या होता है, पाथ ऑफ ए प्रोसेस। तो पाथ किसको बोलते हैं, जैसे हम यहाँ से लौखा से बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमको ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, स्टेप्स लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 से करके। तो स्टेशन चौक आएगा, फिर अम्बेडकर चौक आएगा, फिर थाना चौक, फिर ऐसे करके बॉर्डर पे पहुँचेंगे। तो एग्जैक्ट जो सीक्वेंस है ऑफ स्टेप्स, एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप है थ्रू व्हिच सिस्टम चेंजेज इट्स स्टेट, सिस्टम चेंजेज इट्स स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसी जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है इसको क्या बोल देते हैं, पाथ ऑफ ए प्रोसेस। अब पाथ कैसा कैसा हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है और इरिवर्सिबल हो सकता है। पाथ एक तो रिवर्सिबल हो सकता है, दूसरा इरिवर्सिबल हो सकता है। यानी अगर यहाँ से गया 1 से 2 को पहुँचा और वापस आया तो इसी रास्ते से आना पॉसिबल है, तो इसको बोलेंगे वापस सेम रास्ते से आना पॉसिबल, तो
तो बोलेंगे रिवर्सिबल। वापस आते टाइम अगर हमको इस रास्ते से नहीं आएंगे, इधर से आना पड़ेगा, तो हो जाएगा इरिवर्सिबल। ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। ठीक है, ये था पहला रिवर्सिबल, यानी अपना वापस आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस जो होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये कैसा कैसा टाइप का होता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल। इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा सिस्टम का, अब सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। यानी कौन सा इक्वेशन लगेगा, T1 इज इक्वल टू या T इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल। दूसरा जो होता है वो होता है आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, प्रेशर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहता है, यानी प्रेशर इनिशियल इज इक्वल टू प्रेशर फाइनल रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज ओपन वेसल में हो रहा है, ऑल द रिएक्शन लिखिए, ऑल द रिएक्शन या प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ओपन, टेकिंग प्लेस इन ओपन वेसल। जैसे हम खुले पैन में एक पानी को गर्म करें, या खुले में चारकोल को जला दें, मोम को जला दें, तो ये सब खुले में हो रहा है। यानी कितने प्रेशर पे हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक और हैपनिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक, यानी कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये आइसोबारिक हो जाएगा। तीसरा क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें आपको पता है नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ये सब क्या है, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, टेक्स प्लेस। ठीक है, ये कब होगा ऐसा हीट, ये इन आइसोलेटेड सिस्टम, जो आइसोलेटेड सिस्टम है तभी हम लोग नो हीट एक्सचेंज पॉसिबल है। आगे देखिए, चौथा कौन सा है, चौथा हमारा जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक। इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट। जैसे अगर किसी क्लोज्ड वेसल में हीटिंग, एग्जाम्पल देना है इसका, हीटिंग ऑफ गैस इन क्लोज वेसल, बंद करके रखा है, तो इसका वॉल्यूम अगर सेम है वेसल का, तो ये आइसोकोरिक हो गया। पांचवा कौन सा है, साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जो फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या हो सेम हो जाए। इफ ए सिस्टम आफ्टर completing series of different process, यानी बहुत सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद रिटर्न्स टू इट्स, या आफ्टर है, रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल प्रोसेस जो हुआ उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। और आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द स्टेट वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं को आ गया ना, रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज स्टेट इनिशियल इज इक्वल टू स्टेट फाइनल। तो सारे जो स्टेट वेरिएबल में क्या हो जाएंगे,
तो अगर हम चेंज इन इंथैल्पी देखेंगे तो 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखेंगे 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे 0, चेंज इन टोटल एनर्जी 0, ऐसे करके। ठीक है। अब एक और प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तुम्हारा जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, ट्रॉपिक प्रोसेस, तो वो उसका डेफिनेशन कैसा था, पी भी इंटू पावर एन बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा डिफाइन उसको करते हैं। अब जो हमने ये 5-6 जो भी प्रोसेस पढ़ा है, ये सारे प्रोसेस को ना 2 तरीके से किया जाता है। एक तो हम रिवर्सिबली कर सकते हैं, दूसरा इरिवर्सिबली कर सकते हैं, जैसे रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक है। तो क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, जब ड्राइविंग फोर्स और इसको जो अपोज कर रहा है उसका फोर्स, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप मान लीजिए किसी ईंटा को यहाँ से ऊपर उठा के ले जाने, तो किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी का, अगर बहुत धीरे धीरे लेके जाने हैं, हर एक धीरे 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 धीरे, इसका क्या मतलब, जो आप जो उठा के ले जा रहे हैं और जो ग्रेविटी उस पर लगा लगभग सेम है, यानी दोनों अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। ठीक है, यानी इसी का क्या मतलब हुआ, इनफाइनाइटली स्लोली प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस है कि उसका हर एक पॉइंट सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को ऐसे किया जाता है कि किसी भी प्रोसेस में जो डायरेक्शन में चेंज है वो रिवर्स किया जा सके, ड्राइविंग फोर्स में थोड़ा सा चेंज लाके। जो हम लोग ड्राइविंग फोर्स है उसमें थोड़ा सा चेंज लाके हम लोग जो प्रोसेस, जैसे थोड़ा सा लेके ऊपर गया, अब थोड़ा सा नीचे लाए, तो ये सेम पाथ से लाया जा सके, ऐसे इसको बोलते हैं क्या। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का दूसरा एक और नाम देते हैं क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, अभी बताया हमने, ड्यूरिंग रिवर्सिबल सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज, सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है ऑलवेज इन आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसके बाद ऑब्वियस बात है, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबली किया जा सके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक आइडियल बोलेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, आइडियलाइज्ड प्रोसेस है। बट इसको तो फिर हम आइडियल प्रोसेस ऐसा कुछ मानते क्यों हैं, ताकि हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ चेंज इन स्टेट फंक्शन इन किसी भी प्रोसेस के अंदर। तो ये आइडियलाइज प्रोसेस है, यानी हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस। तो आपको पूछ लेगा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, बताओ। तो लिखिए कि एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस is the one in which system remains infinite infinitesimally closer to the state of equilibrium throughout the process, यानी सिस्टम हमेशा थ्रूआउट द, बहुत धीरे धीरे इन्फाइनेटली स्लोली किया जाता है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में
रहता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है? इरिवर्सिबल अब किसको बोलेंगे? जो ऐसा नहीं हुआ उसको, यानी डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स क्या हो जाए? ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स लार्ज हो जाए तो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो ऑल नेचुरल जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में, फिर हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग सीखेंगे कि वर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।